नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस। दोस्तों, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय। वो है आपका जो भौगोलिक विभाजन था। तो भौगोलिक विभाजन में हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था आपका। ट्रांस हिमालय के बाद जो इसमें दूसरा था वृद्ध या महान हिमालय या उच्च हिमालय, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ट्रांस हिमालय में क्या क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद लघु हिमालय भी हमने पढ़ लिया था। तो लघु हिमालय की जो बीच में से रेखा गुजरती है वो एमसीटी होती है। ठीक है, और जो यहाँ से ट्रांस हिमालय में जो गुजरती है ये भी हमने सचर चौन इसको बता दिया था आपको। अब दोस्तों, अगला है आपका दून और द्वार क्षेत्र। तो दून और द्वार क्षेत्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि दून और द्वार क्षेत्र में क्या है। तो दून और द्वार क्षेत्र आज मैं ये चैप्टर पूरा करा दूंगा। तो सबसे पहले जो लघु हिमालय था उसमें हमने बता दिया था आपको कि यह वृद्ध हिमालय और दक्षिणी के और शिवालिक में उत्तर में इन दोनों में क्या है कि एमसीटी रेखा गुजरती है। ठीक है, वृद्ध हिमालय के जो दक्षिण में है और शिवालिक के उत्तर में स्थित इन दोनों के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा गुजरती है। ठीक है, ऊंचाई हुआ जो चौड़ाई है इसकी वो 1200 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई चौड़ाई है। तो ये मैंने आपको पूरा बता रखा है ढंग से, ज्यादा समय नहीं दूंगा। तो दूसरा आपको बता, और इसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बुग्याल किसे कहा जाता है। तो पर्वतीय ढालों पे पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। अब आता है आपका दून और द्वार क्षेत्र। ठीक है, दून और द्वार वैली। ठीक है, तो संरचना इसकी किस प्रकार की होती है, दून क्षेत्र की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली जो क्षैतिज और चौरस सपाट घाटियों को दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो मध्य हिमालय है और जो शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली, इसके भी मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच। अब मध्य हिमालय एक याद कर लो पहले, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच क्या पाया जाता है, दून द्वार क्षेत्र। तो ये है दोस्तों आपका, इसे कहा जाता है आपका मध्य हिमालय और दून द्वार। तो शिवालिक क्षेत्र जो है आपका, तो ये है आपका दून द्वार, ये पड़ता है आपका मध्य हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, और शिवालिक क्षेत्र के बीच में देखो ये है मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र के बीच में क्या पड़ता है आपका, दून द्वार क्षेत्र पड़ता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको मैं आपको बहुत ढंग से बताना चाह रहा हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, जो दून द्वार क्षेत्र है वो किन दोनों के बीच में है, वो लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय या शिवालिक क्षेत्र के बीच में है आपका दून द्वार क्षेत्र। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं ढंग से कि जो दून द्वार क्षेत्र है तो वो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में पाया जाता है। क्षैतिज और चौरस जो समान घाटियों को क्या कहा जाता है, दून। तो दून किसे कहा जाता है, तो दून एक प्रश्न बन जाता है। तो किसे कहा जाता है, क्षैतिज और चौरस सपाट घाटियों को दून कहा जाता है, जो पश्चिम में है, या द्वार पूरब में कहा जाता है। ठीक है, तो द्वार भी आप समझ लेंगे। जो औसतन ऊंचाई है वो 350 मीटर से 750, जो इसकी औसतन ऊंचाई होती है, जो दून द्वार क्षेत्र होते हैं उनकी औसतन जो ऊंचाई होती है वो 350 से 750 मीटर तक होती है। दून द्वार क्षेत्रों की जो मुख्य विशेषता होती है, यह क्षेत्र कृषि और मानव निवास के लिए अत्यंत उपयुक्त क्षेत्र है। किसके लिए, कृषि के लिए और मानव के निवास के लिए बहुत अच्छे क्षेत्र है। जैसे हिमालयी क्षेत्र मानव निवास के लिए अच्छा है कि नहीं, तो ये मानव निवास के लिए उतना अच्छा नहीं है, वहां पे सर्वाइवल करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। जैसे कृषि के लिए, अब कृषि के लिए भी है ही नहीं। अब दिन भर उसमें बर्फ पड़ेगी तो कहाँ पर आप हल लगाओगे, कहाँ पर आप खेती करोगे, खेती कैसे पनपेगी। इसलिए जो दून क्षेत्र है वो कृषि और मानव निवास के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो प्रमुख दून होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे जो प्रमुख दून है वो देहरादून है, राज्य का सबसे बड़ा दून, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर व चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर है। इसके अलावा कोठारी दून, चौखम दून पौड़ी में स्थित है। अब देखो, एक प्रश्न बन जाता है कि चौखम दून किस जिले में स्थित है। तो आपका जो चौखम दून है वो कहाँ स्थित है, तो चौखम दून आपका पौड़ी जिले में स्थित है। सबसे बड़ा दून राज्य का, किस राज्य का, उत्तराखंड राज्य का। तो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा दून है वो है आपका देहरादून।
अब अगला प्रश्न है आपका शिवालिक श्रेणियां। जो शिवालिक रीजन है वो क्या है, तो नामकरण इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद, फुट ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। किसको? आप ये समझ गए ना ढंग से कि दून क्षेत्र क्या हो, तो दून क्षेत्र के बारे में आपको ढंग से बता दिया है। अब आता है आपका शिवालिक श्रेणी। इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, एक कमेंट कर देना, मैं आपको इसका पूरा विस्तृत जानकारी ढंग से दे दूंगा, ठीक है। लेकिन खाली समय अपना बर्बाद मत करना कि कमेंट के चक्कर में पड़े रहो। कमेंट करना उतना आवश्यक भी नहीं है, लेकिन जब आपको सच में जरूरत होगी तभी आप कमेंट करना कि हाँ, कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पूरी पूरी कोशिश करूंगा उसको बताने की। ऐसा नहीं कि आप मजे के लिए कमेंट कर रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब आप के लिए है कि जो सच्चा, मतलब सच्चा वो मिल सके आपको, सच्ची जरूरत जिसे कहते हैं, कि आपको मतलब असल में उसकी जरूरत थी और वो मिलना। ऐसा नहीं कि आप खाली खाली मैंने कह दिया कि आप कमेंट करना कि भाई आपको जो प्रॉब्लम होगी आप वैसे वैसे कर रहे हो, उसमें हमारा कुछ नहीं, लेकिन आपका बहुत कुछ जाएगा, आपका उतना समय चले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको जेन्युइन उसकी जरूरत है तो आप कमेंट करना, आपके पूरा समाधान आपको मिलेगा। तो इसे बाह्य हिमालय और हिमालय का 5 फुट ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम जो है मैनाक पर्वत, ठीक है। एक प्रश्न बन गया यहाँ से कि शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, या मैनाक पर्वत किसे कहा जाता है, तो शिवालिक क्षेत्र को मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 700 मीटर से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद करना है। और जो विशेषता है यह हिमालय का सबसे नवीनतम यंगेस्ट भाग है। तो जो यंगेस्ट मतलब अभी अभी बना हुआ है ऐसा मान लो इसको, जो शिवालिक क्षेत्र है, इसलिए इसे जीवाश्म यहाँ पाए जाते हैं। जीवाश्म आप जानते होंगे, जीवों के अवशेष। करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि भूगर्भीय हलचल हुई थी। मान लो कि भूकंप आया था, भूकंप आने से क्या हो गया कि जैसे एक बिल्डिंग है, अब सपोज कह रहा हूं ना आपको समझाने के लिए, इस प्रकार से कह रहा हूं कि जैसे भूकंप आया, अब भूकंप आने से क्या हुआ कि जैसे 3 मंजिला मकान है, अब 3 मंजिला मकान में भूकंप आ गया जैसे, तो सबसे जो 3 मंजिली थी वो टूटकर क्या हो गया, 2 मंजिली में समाहित हो गई, ठीक है। तो क्या बोलने का मतलब क्या है कि भूकंप आने से क्या हुआ कि ये सब समाहित हो गया। अब समाहित हो गया तो जो 2 मंजिला थी उसको आप गड्ढा मान लो, तो वो गड्ढा कहाँ, उस गड्ढे नीचे में गिर गया। अब वहां क्या था, कमरे में बहुत सारी चीजें रही होंगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जीवाश्म क्या होते हैं, ठीक है। तो कमरे में बहुत सारी चीजें होंगी, गैस रहा होगा, सपोज पेट्रोल रहा होगा, या बहुत सारे मतलब जितने भी, पेट्रोल तो कहाँ से होना, लेकिन जैसे मतलब जानवर रहे होंगे सपोज, ठीक है, इंसान रहे होंगे, पेड़ पौधे रहे होंगे ऊपर, ठीक है। तो वो सब क्या हो गए कि नीचे दब गए। उनके सड़ने गलने से क्या हो गया, जैसे इंसान गले जले, या जो जानवर रहे होंगे पेड़ पौधे, इनके सड़ने गले से क्या हो गया कि वो जीवाश्म, जीवों के वाष्प से क्या हो गया, उनके अंश से जीवाश्म बन गया। अब जीवाश्म किस रूप में बन गया, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, केरोसिन जिसे कहा जाता है, तो वो इस प्रकार से बन गई, तो वो आपका जीवाश्म होता है, ठीक है। यहाँ भूस्खलन जो आया था आपका, और इसके कटाव की तीव्रता समस्या होती है, ठीक है। क्या यहाँ जो शिवालिक क्षेत्र है यहाँ भूस्खलन ज्यादा आता है, ठीक है। भूस्खलन भी आप जानते हो, भूमि के किसी भाग का खलन होना, मतलब अपने भाग से अलग होना भूस्खलन कहलाता है। कटाव की तीव्रता समस्या होती है। यहाँ गर्म शीतोष्ण जलवायु, ठीक है। तो किस क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ट्रांस हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक क्षेत्र। ये प्रश्न 100% बना हुआ है और बनने की भी पूरी पूरी संभावना है, इसको नोट करना है। ये वीक पॉइंट है सब विद्यार्थियों के, ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं यार ये प्रश्न नहीं बनेगा। यहाँ गर्म हमने यहाँ से पढ़ा सिर्फ क्या, यहाँ इसको मैनाक पर्वत कहा जाता है क्योंकि नाम लग रहा है, तो ये बनने की तो संभावना है ही है। लेकिन यहाँ अगर ये आ गया तो ये नहीं आया तो 1 नंबर कट गई ना आपकी सीधे, तो ये आपको पता होना बहुत आवश्यक है, ठीक। इसके बाद जो अगला आएगा आपका, सबसे पहले अब मैंने आपको बता दिया है, सीरीज जरूर याद रखनी है आपको, ठीक है। तो सीरीज पहले मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सीरीज बताऊंगा। उसके बाद आता है भाबर क्षेत्र। अब भाबर क्षेत्र जो आता है, भाबर क्षेत्र, तो भाबर क्षेत्र आता है शिवालिक के बाद, ठीक है। तो शिवालिक के बाद जो भाबर क्षेत्र आता है, भाबर क्षेत्र में एक मुख्य प्रश्न बनता है कि भाबर क्षेत्र में क्या पाया जाता है। तो भाबर क्षेत्र में कंकड़, पत्थर, जो बालू, इस प्रकार ये पाया जाता है, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र स्थित है शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, ठीक है।
अब जो याद करना है वो इस प्रकार से याद नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। याद करने की जो सही विधि होगी वो क्या होगी, एक टेबल बना दो आप। सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय लिखना है, उसके बाद आपको लघु हिमालय, लघु के बाद आपको क्या लिखना है कि ना, वैसे सबसे पहले लघु नहीं, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, फिर लघु हिमालय, लघु के बाद आपका दूनद्वार चित्र, शिवालिक, बाबर और तराई और गंगा का मैदान आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 भाग हो गए। अब देखो जिस इस प्रकार से अगर याद करोगे ना तो तब जाके आपका ये ढंग से समझ में आएगा। इसमें भी, इससे भी कर सकते हो, ये भी वैसा ही है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट में डाल दोगे तो ये भी ऐसा ही है। सबसे पहले ट्रांस, फिर वृद्ध हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर दूनद्वार, शिवालिक क्षेत्र, फिर बाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदान। लेकिन इससे याद करने से अच्छा है कि अपने खुद बनाओ, अपने लिए सरल बनाओ इसको, और सरल। अब सरल बनाओगे, सबसे पहले आगे हुआ आपका ट्रांस, फिर आगे वृद्ध, फिर लघु, शिवालिक, बाबर, तराई, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब जो बाबर क्षेत्र है, बाबर क्षेत्र क्या होता है, इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है ये प्लेस्टोनी युग में नदियों द्वारा लाए जाने वाले कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के जमाव से हुआ है। तो बाबर क्षेत्र में क्या हुआ कि जो प्लेस्टोसीन था, जो मतलब उस टाइम का जो युग था, उसमें क्या हुआ कि जो नदी थी, नदी के द्वारा क्या होगा, नदी के बहाव में आ ही जाते हैं कंकड़, आगे पत्थर, मोटे बालू के कम, तो ये यहाँ पे जमा हो गए, ठीक है। अब देखो जहां पर पानी का वेग ज्यादा रहेगा, जैसे तो ये नदी बालू के कण है सपोज, तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से बह जाएंगे। अब जैसे सपोज कह रहा हूं मैं आपको उदाहरण समझाने के लिए, ट्रांस हिमालय में थे, अब ट्रांस हिमालय में ये थे, यहाँ से बारिश आई सपोज, ठीक है। अब बारिश आई तो यहाँ पर ज्यादा बहाव रहेगा तो ये नीचे ही तो आएंगे, उसके बाद यहाँ पे भी बहाव वही रहेगा ढंग से, यहाँ भी वही रहेगा। जैसे ही जहाँ पे बहाव कम हो गया ये वहां पे रुक जाएंगे। तो जैसे जो नदी का जो बहाव है उसमें उसका जो वेग था वो कहाँ पर कम हो गया आपका, वो बाबर क्षेत्र में आपका कम हो गया। कम होने से ये जो कंकड़, मिट्टी, बालू के जमाव कण थे, ये सब क्या हो गए, यहीं रह गए, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या बन गया, बाबर क्षेत्र बन गया। अब कृषि की बात आती है तो भूमि अत्यंत उबड़ खाबड़ और छिद्रयुक्त है, ठीक है, जिससे नदियां यहाँ आकर भूमिगत गायब हो जाते हैं या क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ क्या होता है, उबड़ खाबड़ हो गई है, क्या तो सब मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब यहीं आ रहे हैं, ठीक है। और छिद्र युक्त है, छिद्र से युक्त है, छिद्र है ही नहीं, पत्थर पुत्थर है सब। अब रिसाव के लिए पानी चाहिए, ठीक है। नदियां जब यहाँ आती है तो भूमिगत गायब हो जाती है बिल्कुल। जब नदियां पानी नहीं रहेगा तो सिंचाई वगैरह के लिए बहुत कम होता है। तो कुल मिला के जो भाबर क्षेत्र है वहां कृषि नहीं होती है। कृषि के लिए जो सबसे उपयुक्त क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, तो वो है आपका, कमेंट में बताना आपने, मैंने लिख भी दिया वैसे, ठीक है। अब आता है तराई क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में स्थित। अब देखो भाबर का दक्षिण नीचे हो गया, तो भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। तो भाबर के दक्षिण में स्थित जो मैदानी भाग है इसमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पौड़ी में कुछ हिस्से आते हैं, तो तराई क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र क्या होता है, स्थित भाबर के दक्षिण में स्थित मैदानी भाग है, इसमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी में कुछ हिस्से आते हैं। तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन से हिस्से आते हैं, तो ये आते हैं उधम सिंह नगर सबसे नीचे वाला क्षेत्र जिले में, हरिद्वार यहाँ वाला क्षेत्र और पौड़ी बीच वाला क्षेत्र यहाँ पे। तो ये क्षेत्र क्या आते हैं, तराई क्षेत्र के अंतर्गत है। विशेषकर बारीक कणों वाले और सादी चट्टानों से निर्मित दलदली मिट्टी। यहाँ क्या होता है कि जैसे पानी यहाँ रुक जाता है, सपोज रुक जाता है तो दलदली भूमि हो जाती है। जब पानी के रुकने से तो दलदली होगी, ऐसे तो धूप लगी है तो वैसे में दलदली थोड़ी होगी। तो पानी रुक जाने के कारण यहाँ बारीक कणों और सादी चट्टानों से निर्मित जो दलदलों के कारण यहाँ पाताल तोड़ कुएं पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो तराई क्षेत्र है यहाँ क्या पाए जाते हैं। अब ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे कि पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कृषि उपजाऊ है, अब पानी होगा तो कृषि उपजाऊ होगा ही। यहाँ धान, चावल और गन्ने की खेती बम्पर खेती होती है। अब धान के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो हो गई। और गन्ने के लिए बम्पर खेती, मतलब बहुत अच्छी उपजाऊ, ठीक है। तो खेती के लिए सबसे अच्छा है आपका तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई होती है यहाँ, नाम से ही पता चल रहा है तराई, ठीक है। अगर परीक्षा में कोई ज्यादा ही पद पूछा जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं तराई हम कहाँ करते हैं, तराई वहीं करते हैं जहाँ अच्छी खेती होगी, ठीक है। तो इससे ही आप याद कर सकते हो। यहाँ बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी प्रवासी लोग बड़ी संख्या में पाए। तो जो पंजाबी लोग हैं या हरियाणवी लोग हैं वहां देखा होगा अपने गन्ना और धान बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ तराई क्षेत्र है, ठीक है।
इसलिए यहाँ गंगा का मतलब वो है क्या, अत्यधिक उपजाऊ होता है। अब आता है अंतिम आपका गंगा का मैदान का क्षेत्र। तो जो गंगा का मैदान का क्षेत्र होता है, यह हरिद्वार जिले का अधिकांश दक्षिणी भाग है, इसे मैदान के अंतर्गत आता है। अब जो गंगा का मैदान क्षेत्र है, यह हरिद्वार जिले का अधिकांश दक्षिणी भाग इस मैदान के अंतर्गत आता है। अब देखो गंगा का मैदान, अब गंगा कहाँ है, तो गंगा आपकी देवप्रयाग से शुरू होकर हरिद्वार में 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो डिस्टेंस है देवप्रयाग से आपके देश, देवप्रयाग में आपने मैंने नदी तंत्र में आपको ढंग से बता रखा है कि गंगा का जो उद्गम होता है वो कहाँ से, मेनली गंगा नाम कहाँ से पड़ता है, ठीक है। लेकिन सब जानते हैं कि लोगों को लगता क्या है कि गंगा का उद्गम गोमुख से हुआ है। अगर जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा ढंग से, तो वो जानते हैं कि गंगा का उद्गम गोमुख से हुआ है। लेकिन आपको पता है कि उसके बीच में कितनी प्रक्रिया होती है। अलकनंदा आती है, एक जगह से भागीरथी आती है, उन दोनों का किस प्रकार से संगम होता है, अलकनंदा में कितने प्रयाग आते हैं, उसके बाद देवप्रयाग में उन दोनों का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद वहां से उसका नाम गंगा पड़ता है। फिर वो कहाँ जाती है, आपकी हरिद्वार क्षेत्र में। देवप्रयाग से हरिद्वार तक की उसकी डिस्टेंस 96 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो हरिद्वार जिले का जो अधिकांश दक्षिणी भाग है इस मैदान के अंतर्गत आता है। विशेषता यह अत्यंत उपजाऊ, अत्यंत महीन जलोढ़ मिट्टी से बनाई जाती है। जो विभाजन है बांगर, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ है। खादर, अब ये मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बांगर खादर, यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का नया पानी पहुंचता है और नई जलोढ़ मिट्टी एवं कृषि का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। दोस्तों बांगर और जलोढ़ और खादर मिट्टी की विशेषता, ठीक है। बांगर मिट्टी यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर में क्या होता है, प्रतिवर्ष बाढ़ का नया पानी पहुंचता है। ये दोनों के दोनों देखो लगा दी है कि ये इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अब देखना परीक्षा में बहुत बार बन रखा है ये प्रश्न। बांगर क्षेत्र में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में, वो खादर क्षेत्र में क्या होता है, ठीक है। अब परीक्षा के लिए जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपका 53,483 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 1.69% है। ये मैंने आपको ऊपर बता रखा है। आप अगर आपने ऊपर ध्यान से देखा होगा तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपको यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन हो जाए या आपको ऑप्शन की जरूरत हो, ठीक है। भूग्याल से आप क्या समझते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो महान हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इन्हें कश्मीर में मर्ग और हिमाचल प्रदेश में खच कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसको, ये स्टार है तो इन स्टार को यहाँ चिपका देना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में के कौन से जो 4 जिले हैं वो तो आंतरिक हैं, तो टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर, अल्मोड़ा। मैंने आपको बहुत ढंग से बता रखा है, आप खुद वीडियो देख सकते हो कि कितने मतलब महीन से आपको मैप की सहायता से भी मैंने आपको पूरा बता रखा है, ठीक है। आंतरिक जिले हैं मतलब इनकी सीमाएं किसी से नहीं लगती है। पातालतोड़ कुएं उत्तराखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पातालतोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं पानी स्थिर होने के कारण। शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है क्या है और यहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो शिवालिक का जो प्राचीन नाम है वो मैनाक पर्वत है और यहाँ गर्म शीतोष्ण आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ये जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शिवालिक क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और मैनाक पर्वत वाला मैंने बता दिया है। इसी में आपका एक और प्रश्न था वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जो आपका उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन था या जो भौगोलिक संरचना थी उसका ये चैप्टर आज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसमें आपको कोई भी कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में जरूर बताने कि क्या इसके लिए मैं पूरी एमसीक्यू सीरीज लेके आऊं जिससे उत्तराखंड के जो भौगोलिक विभाजन से है सभी प्रश्न एकदम से जल्दी हो जाएं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कि कुछ मतलब जो किया हुआ है कि वो मतलब सही जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।